वेलकम बैक स्टूडेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शुड कॉलोनीज भी डेवलप। तो क्या कॉलोनीज को डेवलप किया जाना चाहिए? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको सॉर्ट आउट किया जाना जरूरी था। तो एक बहुत ही अच्छे पॉलिसी मेकर थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, पॉल बर्नार्ड। इनका ये मानना था कि कॉलोनीज़ को डेवलप किया जाना चाहिए। अगर कॉलोनीज अच्छी तरह से डेवलप होगी, वहाँ के लोग प्रॉस्परस होंगे, तभी जो है कॉलोनियल कंट्री जो है वहाँ पे अच्छी प्रोग्रेस कर पाएगा। मीन्स वहाँ पे अच्छे बेनिफिट्स वो ले पाएगा। अगर वहाँ के लोग प्रॉस्परस होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, जिससे कि जो कॉलोनियल कंट्री है उसको बेनिफिट होगा। लेकिन बर्नार्ड ने कुछ ऐसे कंडीशंस बताई थी जिससे कि वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो कम थी वियतनाम में। तो सबसे पहले वो हम बात करते हैं, वो क्या थी? पॉपुलेशन लेवल। वहाँ का पॉपुलेशन लेवल बहुत ज़्यादा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम थी, और इसके साथ साथ पीजेंट में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इंडेटनेस थी। मीन्स वहाँ के जो किसान थे वो ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए थे। तो इस तरह की जो रूरल पॉवर्टी इसको कम करने के लिए और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वहाँ पे कुछ लैंड रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए थे, जैसे कि जापान ने किया था 1819 में। हालांकि ये सफिशेंट नहीं था, ये भी सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता था। इसके लिए वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएगी, जैसा कि जापान का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी पुट किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जो हो वहाँ पे क्रिएट की जा सके। जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी वियतनाम में वो भी प्राइमरली बेस्ड थी राइस कल्टीवेशन के ऊपर और रबर प्लांटेशंस के ऊपर, जिसके ऊपर फ्रेंच का कंट्रोल था। इसके साथ साथ कुछ जो वियतनामी सलीट थे वो भी इनके मालिक थे। रेल और पोर्ट फैसिलिटी जो थी वो भी इस सर्विस में जोड़ दी गई थी। इसके लिए इंडेंचर्ड वियतनामी लेबर का इस्तेमाल किया जाता था। इंडेंचर्ड वियतनामी लेबर वो लेबर होती है, इसको हम बॉन्डेड लेबर भी कह देते हैं, जिसमें ऑनर और जो लेबरर होता है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। अगर लेबरर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाता है तो उसको बहुत सारे जो ब्रूटल पनिशमेंट है वो दी जाती है बिना कॉन्ट्रैक्टिव, मीन्स अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाता है। तो इस तरह से पॉल बर्नार्ड की सजेशन के उलट जो है फ्रेंच ने इस तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया, बहुत ही कम इसके ऊपर ध्यान दिया गया। तो इस तरह से जहाँ पे जो लोगों की स्टैंडर्ड था, खासकर बात करते हैं गांव में, वो ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेरिटरी ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। मीन्स जो फ्रेंच थे वो 100% श्योर नहीं थे कि किस तरह से जो है वो एजुकेशन सिस्टम को जो है डेवलप किया जाए, किस तरह से जो है वो यूरोपियन जो कल्चर है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके वियतनाम में। तो सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन सेटअप को लेकर बहुत सारे सजेशन दिए कि वहाँ पे कम्प्लीटली जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो वियतनाम का उसको चेंज कर दिया जाए और इसकी जगह के ऊपर मॉडर्न जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ताकि वहाँ के लोग जो हैं लोकल कल्चर रीजन ट्रेडिशंस को छोड़कर जो है मॉडर्न जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ एजुकेशन है उसको अडॉप्ट कर सकें। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। एक कन्फ्यूज़न था क्योंकि फ्रेंच को मेनली एजुकेटेड लेबर क्लास की ज़रूरत थी और इसके लिए वो फ्रेंच वियतनामीज को सिखाना चाहते थे। लेकिन उनको ये भी डर था कि अगर वियतनामीज फ्रेंच लैंग्वेज को जान लेंगे तो वो आने वाले टाइम के ऊपर जो फ्रेंच डोमिनेशन है उसको अपोज कर सकते हैं, मीन्स उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंच लोगों को ये भी डर था कि वे अपनी जॉब्स भी खो सकते हैं। तो इस तरह से एक डिलेमा की कंडीशन थी, मीन्स कन्फ्यूज़न था जो कि इस टाइम के ऊपर मौजूद था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉलोनियल एजुकेशन को अडॉप्ट किया और कॉलोनियल डोमिनेशन के ख़िलाफ़ उसको एज ए मीडियम यूज़ किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉकिंग मॉडर्न। तो एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे एजुकेशन सिस्टम को लेकर जिन्होंने सजेशन दिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वियतनामी एलीट की।
ऐसे एलीट थे जो कि चाइनीज़ कल्चर से इन्फ्लुएंस थे। तो उनकी इस डोमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, चाइनीज़ के कल्चर की डोमिनेशन को ख़त्म करने के लिए ये भी ज़रूरी था कि उन लोगों को भी जो है फ्रेंच जो एजुकेशन सिस्टम है उससे रूबरू कराया जाए। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि जो बहुत सारे जो एलीट थे वो अभी भी फ्रेंच चाइनीज़ लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे, उनको रिप्लेस किए जाने की ज़रूरत थी। तो इस तरह से ये कन्फ्यूज़न था कि ये लैंग्वेज जो है वो वियतनामीज़ होनी चाहिए या फ्रेंच होनी चाहिए। तो इसके लिए दो तरह के सजेशन लिए गए। कुछ पॉलिसी मेकर्स ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। मीन्स कोई भी जो सब्जेक्ट्स है वो उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है फ्रेंच होना चाहिए। उनका ये मानना था कि अगर वो इस लैंग्वेज को सीख लेंगे तो वियतनामी जो है यूरोपियन स्टाइल ऑफ कल्चर और सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस हो सकेंगे। तो इस तरह से एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा जिसको एशियाटिक फ्रांस सॉलिडिटी से देखा जाएगा, जो कि यूरोपियन फ्रांस से जुड़ा हुआ होगा। एजुकेटेड पीपल जो लोग थे वियतनाम में वो फ्रेंच सेंटिमेंट्स और आइडियल्स को रिस्पेक्ट करेंगे और फ्रेंच कल्चर की सुपीरियरिटी को जान जाएंगे और फ्रेंच के लोगों के लिए ही काम करेंगे। और बहुत सारे जो लोग थे ऐसे फ्रेंच लोग थे जिन्होंने इसको अपोज किया। उन्होंने कहा कि मीडियम ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो वियतनामीज़ लैंग्वेज है उसको लोअर क्लासेस में सिखाना चाहिए और फ्रेंच को हाई क्लासेस में सिखाना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो फ्रेंच को कर पाएंगे और फ्रेंच कल्चर को भी सीख पाएंगे, और जब वो इससे रूबरू हो जाएंगे तो उनको फ्रेंच सिटीजनशिप दी जाएगी। हालांकि कुछ वियतनामी से एलीट ही इसको, लेकिन जो वियतनामी एलीट थे वो बहुत ही कम थे पॉपुलेशन के हिसाब से। मीन्स ऐसे बहुत कम लोग थे जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन दे सकते। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फ्रेंच थे उनको एजुकेटेड लेबर क्लास की ज़रूरत थी। तो इस वजह से इंटेंशनली उन कोर्सेज़ में फाइनल ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता था। ऑलमोस्ट 70 मिलियन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 400 स्टूडेंट्स ही पास हो पाते थे। तो इस तरह से ये इंटेंशनली किया गया ताकि वहाँ पे जो लोग हैं एजुकेशन तो लें लेकिन वो हायर पेड जॉब्स ना ले सकें। तो मेरे इस टॉपिक में इतनी, नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के।